अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौष शुद्ध त्रयोदशी दिनांक एतद् जरा बारीक करावं. त्रयोदशी दिनांक 23 जानेवारी 2024. चरक चिकित्सा स्थान कुष्ठ चिकित्सित. आवाज बारीक करतो. शंखं चक्रञ्जलौकान्दततमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्. अजून बारीक कर ग. ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां. बर का ग. आवाज अजून बारीक कर. इथं मला तोच आवाज येतोय सगळा. आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सर्व सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. कर्कशं रक्तपर्यन्तम् अन्तःश्रावं सवेदनं ऋष्यजिव्यदृश्यजिह्वसंस्थानं ऋष्यजिह्वं तदुच्यते सश्वेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमं सोत्सेदं च सदाहं च पुण्डरीकं तदुच्यते. तो श्वेत रक्त जिसकी बॉर्डर बाउंड्री पुंडरीक दल के समान और उच्छेद और दाह से युक्त ये पुंडरीक कहा जाता है. श्वेतं ताम्रं तनुं तनु च यत् रजो घृष्टं विमुञ्चति अलाभु पुष्पवर्णं तत् सिद्धं प्रायेण चोरसी. श्वेत ताम्र तनु और घिसने पर जिसमें से रज निकलता है अलाभ पुष्पवर्ण वो सिद्ध प्रायः उरस्थान में होता है इस प्रकार से. तो लोग काफी घबरा के सिद्ध के लिए श्वित्र समझ कर आते हैं. तो सिद्ध और श्वित्र दोनों काफी अलग अलग इस प्रकार के हैं. यत् काकणंतिका वर्णम अपाकम तीव्र वेदनम त्रिदोषलिंगम तत्कुष्ठं काकणम नैव सिद्ध्यति. तो काकणंतिका क्या मतलब है. गुंजा, हाँ ठीक है. अपाकम तीव्र वेदनम और त्रिदोषलिंगम ये काकण कुष्ठ है वो नहीं सिद्ध्यति. कभी भी साध्य नहीं होता इस प्रकार का. अस्वेदनम महावास्तु यन्मत्स्य शकलो ममम तदेक कुष्ठम जिसमें स्वेद नहीं आता बड़ी व्याप्ति जिसकी है और मत्स्य शकलोपम जो है वो एक कुष्ठ इस प्रकार का कहा जाता है. चर्माख्यम बहलम हस्ति चर्मवत. चर्म जो है वो हस्ति चर्म जैसा और काफी क्या बड़े पैमाने पर इस प्रकार का होता है. शावम किणखर स्पर्शम परुषं किडिभिम स्मृतम. शाव किणखर स्पर्श और परुष ये किटिभ इस प्रकार का बताया गया है. वैपातिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम. तो पाणिपाद स्फुटन ये विपादिका या वैपादिका कुष्ठ कहते हैं और तीव्र वेदना उसमें होती है. तो ये मरीज काफी दिखते हैं. कंडू मध्य सरागैश्च गंडैरलसतम चितम. तो कंडू युक्त और राग युक्त इस प्रकार के गंडों से अलसक जो है वो व्याप्त इस प्रकार का होता है. सकंडू राग पीड़कम दद्र मंडलम उद्गतम. और कंडू राग और पीड़का से युक्त दद्रु मंडल और उद्गत ऊपर आया हुआ इस प्रकार का. रक्तम सकंडु सस्फोटम सर्वदल चापियत.
तच्चर्मदलम आख्यातम संस्पर्शा सह मुच्यते। रक्त वर्ण कंडू के साथ प्रस्फोट और सरुक रुझा भी है, दलति चापीयत, और जिसमें भेदन इस प्रकार का होता है, वो चर्मदल इस प्रकार का कहा जाता है। संस्पर्शा सह मुच्यते, उसमें स्पर्श सहन नहीं होता। पामा श्वेतारोण शावा कंडूला पिड़का भृशम, स्फोटा श्वेतारोणाभासो विस्फुटास्युस्तनुत्वचा। तो श्वेत अरुण शाव इस प्रकार के कंडूल बहुत पीड़का है, वो शामा पामा इस प्रकार के कही जाती है। जनरली खरुज इस प्रकार का पामा को कहा जाता है। रक्तशाव सदाहारती शतारुः स्यात् बहुव्रणम, इसमें बहुत सारे व्रण है, वो शतारु इस प्रकार का रक्तशाव और दाह और आरती। सकंडु पिड़का शावा बहुस्रावा विचर्चिका, और इस सब जिसको कहते हैं कंडु पिड़का शाव बहुस्राव होने वाली, ये विचर्चिका इस प्रकार की कही गई है। तो मेरे ख्याल में राहुल गुप्ता ने डाले हैं, नहीं मालूम, वो तो बोला था कल। इन सभी के पिक्चर्स अगर देते हैं तो बेहतरीन इस प्रकार का होगा, और हम निदान करने की कोशिश करेंगे। एक मत होना काफी डाले थे, ओके। मैंने नहीं देखा है, ठीक है। वातेधिकतरे कुष्ठम कापाल मंडलम कफे, तो वाता अगर बहुत ज्यादा है तो कापाल कुष्ठ, मंडल है मंडलम कफ है, इसमें कफ अगर प्रधान है तो वो मंडल कुष्ठ, या मंडल कुष्ठ में कफ का प्राधान्य होता है। पित्ते तो औदुंबरम विद्यात काकणम तो त्रिदोषजम, औदुंबर में पित्त का प्राधान्य, और काकण जो है वो त्रिदोषज है। वात पित्ते श्लेष्म पित्ते वात श्लेष्मणि चाधिके रुष्य जीवम पुंडरीकम सिद्ध कुष्ठं च जायते। तो वात पित्त प्राधान्य है तो रुष्य जीव, श्लेष्म पित्त प्राधान्य है तो पुंडरीक, और वात श्लेष कफ प्राधान्य है तो सिद्ध कुष्ठ ये निर्माण होता है। इसमें हम वात पित्त कहते हैं तो वात और पित्त दोनों समसमान होते हैं या नहीं होते हैं, या जो पहला शब्द है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी एक बातें रहती है। और सुश्रुत ने एक जगह पे संसर्ग बात बताए है, तो उसमें दोनों तरीके से संसर्ग बताए हैं। चर्माख्यम एक कुष्ठं च किटिभम सविपादिकम, कुष्ठं चालसंगम नेयम प्रायो वातकवादिकम। तो ये इनको अलग फिर से करेक्ट किया इस प्रकार से। सिद्ध को वातकफात्मक बताया, लेकिन चर्माख्य एक कुष्ठ किटिभ विपादिक कुष्ठ अलसक प्रायः होने के कारण कभी कभी दूसरे दोषों का भी संबंध रहेगा। पामा शतारुर्विस्फोटम ददृश्चर्मदलम तथा पित्तश्लेष्मादिकम प्रायः कह प्रायः विचर्चिका, और इसमें भी प्रायः शब्द का प्रयोग है। पामा शतर विस्फोट वगैरह उसमें पित्त कफादि के प्राधान्य से है, प्रायः है। और विचर्चिका में कफ प्राधान्य प्रायः इस प्रकार का है। तो प्रायः से कभी कभी कुछ अलग स्थिति हो सकती है। सर्वं त्रिदोषजं कुष्ठं दोषाणां तु बलाबलम यथास्वैर्लक्षणे बुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया। तो सभी कुष्ठ त्रिदोषज है, और दोषों का बल अबल ये देखकर, और उनके उनके दोषों के अनुसार लक्षणों को जानकर कुष्ठामां क्रियते क्रिया, कुष्ठ में क्रिया की जाती है, चिकित्सा की जाती है। दोषस्य यस्य पश्येत् कुष्ठेषु विशेषलिंगम उद्रिक्तम तस्यैव शमं कुर्यात् ततः परम चानुबंधस्य। तो जिस प्रदोष का विशेष लिंग उद्रिक्त इस प्रकार का है, उभर आया है कुष्ठ में, उसका पहले शमन करे, और फिर उसका अनुबंधी जो दोष है उसका शमन करे। माझं ते पाणी मी कपात काढून ठेवलं राहिले तिकडे कोट्या होत्या. कुष्ठविशेषैर्दोषा दोषविशेष पुनश्च कुष्ठानि ज्ञायन्ते तैः हेतुस्तांश्च प्रकाशयति. तो कुष्ठ विशेष से दोष विशेष, दोष और दोष विशेष से पुनः कुष्ठ विशेष, ये समझ में आते हैं। तैहि हेतु हेतुस्तांश्च प्रकाशयति, और उनके जरिए उनके हेतु सामने आते हैं। हेतु के जरिए कौन से कुष्ठ हुए ये भी सामने आता है।
तो दोष विशेष और कुष्ठ विशेष, ये एक दूसरे से जाने जा सकते हैं। उसी प्रकार हेतु विशेष से कुष्ठ और कुष्ठ से हेतु विशेष जाने जा सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। यहाँ गणेश शास्त्री जोशी की जो ट्रेडिशन रही है, मामा जोशी, उनके पुत्र और शिष्य इस प्रकार के रहे, और फिर अजित जोशी अभी उनका पुत्र है। तो अजित ने एक बार मुझे बात बताई थी कि मामा की जो कॉम्बिनेशंस थी या है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। सुत शंख प्रवाल कप, सुत शंख शौक्तिक कप, सुत शंख और कुछ कप इस प्रकार से। तो उसका कहना था कि अगर तुम कॉम्बिनेशंस बताते हो तो मैं किस अवस्था में इन्होंने प्रयोग किया होगा ये बता सकता हूँ, और अगर तुम कंडीशंस बताते हो तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन देना है ये बता सकता हूँ। और ये बिल्कुल रिजिड है, ऐसा उसका कहना था। तो इससे मुझे ये याद आया कि इस प्रकार से दोष विशेष है तो कौन सा कुष्ठ है, कुष्ठ है तो कौन सा दोष विशेष होगा ये जान सकते हैं। उसी प्रकार से कौन से हेतु है तो कुष्ठ विशेष कौन सा है, और कुष्ठ विशेष कौन सा है तो कौन से हेतु है, इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये काफी स्पेसिफिक इस प्रकार का मामला है। अब बात ये होती है कि उस ट्रेडिशन में, मामा जोशी की ट्रेडिशन में, किसी अन्य वैद्य के पास जाने के लिए अनुमति नहीं देते थे। केवल उन्हीं के पास रहना है, और वो जो सिखाएंगे वही सीखना है इस प्रकार से। और कोलटकर सर का कहना अलग था। कोलटकर सर का कहना था कि पहले एक ट्रेडिशन में पक्के हो जाओ, कि जब नई कोई आती है तो तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के विचार एक जैसे जब होने लगेंगे। ये कोलटकर ट्रेडिशन में काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन नहीं है, बहुत सारे ट्रेडिशंस का मिश्रण है। तो किस मरीज में किस ट्रेडिशंस को लेकर या फिर अपने विचार से कुछ दवा दी जाएगी ये पता लगना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 70-80% भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अन्य ट्रेडिशंस को सीखना है, ऐसा उनका कहना था। जैसे फरसरकर के ट्रेडिशन में पंचकर्म नहीं था बिल्कुल, तो पंचकर्म सीखने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता इस प्रकार की थी। उस जमाने में पंचकर्म का उतना प्रचलन भी नहीं था। हाँ, मैंने हार्डली 3 वमन देखे थे कोलटकर सर के यहाँ। अब मैंने दिए हुए वमनों की संख्या हजारों में है, प्रताप जोशी के दिए हुए वमनों की संख्या ऐसे ही हजारों में इस प्रकार की है। लेकिन उनमें रेगुलर पूरा स्नेहन स्वेदम वगैरह करके दिए हुए वमनों की संख्या बहुत कम है। तात्कालिक वमन ही ज्यादा इस प्रकार के हैं। मैंने जो दिया है वो सभी तात्कालिक बहुत कम है, केवल विसर्प में देते हैं, बाकी सभी में वेल प्लान्ड वमन इस प्रकार का देते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर पंचकर्म आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो किसी ऐसे वैद्य के पास जाना जरूरी होगा जो पंचकर्म करता है इस प्रकार से। उसी प्रकार रसव शास्त्र के भी ट्रेडिशन अलग है। वो अगर सीखना है तो किसी रसव शास्त्र के वैद्य के पास जाना है। वैसे गुणित शास्त्र में रसव शास्त्र है, लेकिन बागेवाड़ीकर ट्रेडिशन में केवल रसव शास्त्र का प्रयोग है, पंचकर्म बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से। वहाँ वनस्पति के कॉम्बिनेशंस कितने हैं मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन ये जो विभिन्न ट्रेडिशंस होती है, शायद ये परिस्थिति हो सकती है, दातार गुरु जी की अलग ही ट्रेडिशन इस प्रकार की है। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन में आपको जल्दी सुझाव मिलेगा, जल्दी कुछ समझ में आएगा कि इस तरीके से जा सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी उपायों से, उज्ज्वला मैम। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विभिन्न ट्रेडिशंस जो है, कोल्हटकर सर का कहना था कि एक ट्रेडिशन अच्छी तरीके से सीखने के बाद अन्य ट्रेडिशंस के बारे में कम से कम पता होना चाहिए।
कि शायद इस ट्रेडिशन में इसके लिए अच्छी दवा होगी या अच्छे विचार होंगे। इस प्रकार का विचार तो मन में हमारे आना चाहिए इस प्रकार से। तो उसके लिए उसकी जानकारी होना जरूरी इस प्रकार का है। और ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। रोक्षं शोषस्तोदशूलं संकोचनं तथा यामः पारुष्यं खरभावो हर्षशावारुणत्वंच कुष्ठेषु वातलिंगम। तो कैसे समझना है दोष का प्राधान्य? तो रौक्ष, शोष, तोद, शूल, संकोच, आयाम, पारुष्य, खरत्व, हर्ष, शाव, अरुण वर्णम, ये वातलिंग है कुष्ठ में इस प्रकार से। तो ये लक्षण अगर ज्यादा है तो वात प्राधान्य है इस प्रकार का समझ लेना है। दाहो रागः परिस्रवः पाकः विस्रो गंधः क्लेदः तथा अंगपतनम च पित्तकृतम। दाह, राग, स्राव, पाक, विसर्गंध, क्लेद और अंगपतन, ये खास करके हैंसन्स में देखा देता है। तो ये का पित्त प्राधान्य का है। श्वैत्यं चैत्यं कंडुः स्थैर्यं चोत्सेद गौरव स्नेहा कुष्ठेषु तु कफलिंगम जंतुभिरभिरक्षणं क्लेदः अभिभक्षणं क्लेदः। तो पांडुरता, शैत्य, कंडु, स्थैर्य, उच्छेद, गौरव, स्नेह, ये कफलिंग है। और जंतु भी अभिभक्षण क्लेदः, तो जंतुओं का जब प्रादुर्भाव होता है कृमियों का, और उनके द्वारा एक खाना आरंभ करते हैं व्रण वस्तु को, तो ये एक कफश लिंग है, ये ध्यान में बात रखनी है। तो अंग पतन पित्त में, शोर शूल संकोच वगैरह ये सब बात में, और गौरव, स्नेह, जंतु भी अभिभक्षणम, क्लेद, ये सब कफ में इस प्रकार के हैं। वैसे वाग्भट में संसव्यास वेद स्वाप साधरुक्तोद भेदनम संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम वगैरह जो श्लोक 12वें अध्याय में दिए हैं, ये किन लक्षणों के आधार पर हम वात प्राधान्य है, पित्त प्राधान्य है, कफ प्राधान्य है, ये डिसाइड कर सकते हैं, ये उस दृष्टि से महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। और जहाँ दोषानुरूप चिकित्सा होती रहती है, यहाँ इन सभी का महत्व ज्यादा इस प्रकार का होता है। हेतु विशेष वरून कुष्ठ विशेष कसे ओळखावे, देखना पड़ेगा एक्चुअली ये कि विशिष्ट कारणों से विशिष्ट कुष्ठ निर्माण होता है क्या। इस प्रकार से अगर कफ के हेतु है तो कफ प्रधान होगा, पित्त के हेतु है तो पित्त प्रधान होगा, वात के हेतु है तो वात प्रधान होगा, वात पित्त के हेतु है तो वात पित्त प्रधान होगा, वगैरह वगैरह। तो कारण कौन से है ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर उनका दोषों से क्या संबंध है ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम समझ पाते हैं तो कौन सा कुष्ठ निर्माण हुआ है इसके बारे में जानकारी हो सकती है। और दूसरी तरीके से अगर हम कुष्ठ कौन सा है ये समझ पाते हैं तो उसके कारण क्या होंगे, ये बात ध्यान में आएगी। तो पहले तो कारणों के बारे में काफी जिक्र है, उनमें से ये वात पित्त कफ वगैरह के जरिए हमें विभाजन करना पड़ेगा, और फिर ये अच्छी तरीके से ध्यान में आएगा। सर्वैर्लिंगैर युक्तम मतिमान वर्जेद अबलम, सभी लक्षणों से युक्त और अबल रुग्ण है तो बुद्धिमान वैद्य को उसको छोड़ देना है। तृष्णादाह परितम शांताग्निम जंतुर्भिर्जग्धम, तृष्णादाह परित जिसका अग्नि शांत हो गया और जंतु से जो युक्त इस प्रकार का है उसको छोड़ देना है। एक अजीब किस्सा राम भोसले सर ने बताया था। ये मशहूर मसाजिस्ट इस प्रकार के थे। तो एक कोई इसी प्रकार का कुष्ठ का मरीज था, और सभी अंग में कुष्ठ भरा हुआ था और काफी तकलीफ होती रहती थी वगैरह वगैरह।
तो उन्होंने राम भोसले से कहा कि मैं अब खुदकुशी करना चाहता हूँ, ये कुछ सहन नहीं होता मुझसे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे पहचान के एक वैद्य है, उनको एक बार दिखाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ चारा नहीं है, कुछ सुधार नहीं होगा, तो खुदकुशी करनी है तो करो, इस प्रकार से। तो उस वैद्य के पास गए। हाँ, उस वैद्य ने देखा और फिर कहा कि नहीं, ये तो मरने वाला है, इस प्रकार से कुछ पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। अब कैसे खुदकुशी करनी है ये बहुत विचार किया और फिर जंगल में चला गया। तो उसको लगा कि कोई ना कोई प्राणी जानवर आएगा, काटेगा, मारेगा उसको। कुछ नहीं हुआ। अब जंगल के बिल्कुल भीतर चला गया। और फिर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सर्प और सर्पिणी दोनों का मिलन हो रहा था। और वो मिलन होने के बाद सर्पिणी ने जहर फेंक दिया। इसको कोई, ये नहीं सोच इसने सोचा कि ये इसमें से तो कोई मुझे डंक करेगा, वो भी नहीं हुआ। तो वो जहर वहां पे फेंका था, उसने जाकर वो जहर, उसमें थोड़ी मिट्टी मिली थी, वो सब खा ली। अब इससे तो मृत्यु आ जाएगी, मौत आ जाएगी, इस प्रकार से उसने सोचा। बेहोश हो गया। फिर वहां आदिवासी लोग थे, उन्होंने उसको उठाया, अपने झोपड़ी में ले के गए। और कुछ समय के बाद, मालूम नहीं, कुछ घंटे या एक दो दिन के बाद शायद होगा, इस प्रकार से उसको होश आ गया। तो उसने देखा कि आसपास ये आदिवासी सब बैठे हैं। और फिर उसका फिर क्या हुआ। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया कि तुम ऐसे बेहोश पड़े थे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेके आए। आश्चर्य की बात ये थी कि उसने जब ये अपने शरीर को देखा, तो उसका कुष्ठ पूरा गायब हो गया था। बिल्कुल नॉर्मल हो गया था वो। तो बड़ा आश्चर्यचकित रहा। फिर वहां से निकला और घर पे आया फिर। और फिर राम भोसले से जाकर मिला कि ऐसा ऐसा हुआ और मैं ठीक हो गया। तो राम भोसले ने कहा कि अरे, ये तो वैद्य ने कहा था कि बिल्कुल ठीक होने के आसार नहीं है, तुम मरने वाले हो, इस प्रकार से, और ये कैसे हो गया। चलो उसके पास जाते हैं। जैसे ही उस वैद्य के पास पहुंचे, तो वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित रहा। और फिर राम भोसले बोलने लगे कि तुमने तो कहा था ये मरेगा, लेकिन ये तो सुधर गया है, इस प्रकार से। तो बोला हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इसको गर्भिणी सर्पिणी का विष किसने दिया, कैसे प्राप्त हुआ इसको। तो ये चौंक गया, जिसको ये हुआ था। और फिर उसने सभी हकीकत बताई। तो बोले तुम बहुत खुशनसीब हो। इसकी एकमात्र दवा थी कि गर्भिणी सर्पिणी का विष उसको चाहिए था ठीक करने के लिए, वो तुम्हें मिल गया और तुम सुधर गए, इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब कहानी है। ये गर्भिणी सर्पिणी का विष तो मैंने कभी सुना नहीं है, इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में कुछ है। तो हमारे ग्रंथों में जिसके बारे में वर्णन नहीं है, ये कहाँ से आता है, ये बिल्कुल मुश्किल इस प्रकार की बात है। कैसे समझे इन बातों को, इस प्रकार के। तो लेकिन ये कहानी तो सच है। और राम भोसले ने खुद बताई, इस प्रकार की है। और वो आदमी भी उनके परिचय में था, वो वैद्य भी उनके परिचय में था, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से प्रकार के कुष्ठ में एक गर्भिणी सर्पिणी, वो उसका मैथुन हो गया और तुरंत गर्भधारणा हो गई उसकी। और फिर उसने जो जहर फेंका, ये इसके लिए दवा है, ये कहाँ मिला मालूम नहीं, इस प्रकार से। तो वो बोले कि ऐसा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये मरेगा। लेकिन उसका नसीब अच्छा है, वो बच गया। शरीर प्रकृति अनुसार जिह्वा लोलुप्य जन्य एक रस आहार कुष्ठ दोष निर्धारण के लिए कारणीभूत होता। ऐसा तो नहीं कह सकते।
जिह्वा लोलुप्य तो है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और एक रस आहार लेने वाले बहुत ही कम होते हैं। मधुराय व केवलम, ये दूसरा कोई रस ज्यादा नहीं ले सकते, केवल मधुर रस ही ले सकते हैं। केवल मधुर रस पे रह सकते हैं, जैसे मैं दूध पे रहता हूँ इस प्रकार से। लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं तो बाकी सभी रस उसमें होते ही है इस प्रकार के। उधर ऑल्सो विषायद औषध, वो तो बताया गया है, लेकिन ये उदर में आया है, सर्प का ही इस प्रकार का है। त्या वैद्यांचे नाव रेफरन्स त्यांना कुठून माहिती होती वगैरे वगैरे असेल तर त्यांच्याकडून कळले असते की। ये ऐसा है ना कि जब मेरी राम भोसले से मुलाकात हुई, वो तब 80 बरस क्रॉस कर चुके थे। और मैंने ये सुना नहीं है, किस्सा त्रिलोक ने सुना है इस प्रकार से, उन्हीं से सुना है इस प्रकार से। लेकिन अगर हो सकता है तो ये जानकारी इकट्ठा करनी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जानकारी अगर इकट्ठा हुई भी नहीं, तो भी कम से कम ऐसा कुछ होता है, ये तो बात होनी चाहिए इस प्रकार से, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसे ऐसा लगता है कि ज्येष्ठ वैद्यों का अनुभव संकलन, ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, खास करके जो 70 क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी कोई शिष्य परंपरा या वंश परंपरा नहीं है, जिनकी कोई किताब नहीं है, इस प्रकार के वैद्यों के जो अनुभव है उसका संकलन करना। ये एवरग्रीन प्रोजेक्ट है, कभी भी कर सकते हैं ये इस प्रकार से। और फिर उनसे बातें सुनते रहना कि क्या क्या हुआ था, किस किस प्रकार के मरीज आए थे वगैरह, काफी अजीब दिलचस्प बातें सामने आती है इस प्रकार के। तो इसकी एक अच्छी किताब बन सकती है अलाइड रीडिंग के लिए, इस प्रकार से। और जहाँ जहाँ बुजुर्ग वैद्य इस प्रकार के हैं, वहां पे जाकर ये करना जरूरी इस प्रकार का होगा। ये कराड़ के नजदीक कड़ेगांव करके गांव है, वहाँ वैद्य व्यास करके है। अभी जो बुजुर्ग वैद्य है, उनकी उम्र भी काफी 90 से ऊपर है। और मैं जब मिला था तब उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो गई थी। और फिर वो बता रहे थे कि माधव निदान कंठस्थ था उनका। तो माधव निदान के आधार पर निदान करते थे और फिर चिकित्सा करते थे। उनकी ट्रेडिशन चिकित्सा की कौन सी थी ये पता नहीं चला इस प्रकार का। उनका लड़का है, लेकिन वो एलोपैथी करता है, वो आयुर्वेद में नहीं है, और नौकरी करता है कहीं गवर्नमेंट में इस प्रकार से। तो उन्होंने एक अजीब अनुभव बताया था, वो भी अलग है, पूरा अलग ही है इस प्रकार से। अशीच घटना कुष्ठीऐवजी उदरी रुग्णामध्ये ऐकलेली आहे। ओके, पॉसिबल है। बाढ़ में शायद ऐसी काफी औषधियां हैं। ये है, औषधि बाढ़ करके पब्लिश हुआ था बीच में। और उसमें 3 वैद्यों की ट्रेडिशंस की औषधियां बताई गई थी। लेकिन फिर उसको कैसे प्रयोग में लाना है, ये एक अलग बात इस प्रकार के लोग। तो ये व्यास 70 उम्र के थे, उनके यहाँ गणपति के त्योहार में कोई डेथ हो गई घर पे, और फिर गणपति विसर्जन रह गया, वो हो नहीं पाया। तो वो गणपति की मूर्ति ऐसी ऊपर रखी थी, और उसके बारे में क्या करना है कुछ सोच नहीं थी। तो अचानक उनके सपने में स्वामी समर्थ आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे कल आऊंगा, ये जो गणेश की मूर्ति है उसकी मिट्टी निकालो और मेरी मूर्ति बनाओ, और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वो रख दो इस प्रकार के पूजा अर्चा करने के लिए।
उन्होंने सपना देखा, उन्होंने पता नहीं चला कि स्वामी समर्थ इस प्रकार के आ जाएंगे। तो सचमुच 10 बजे वो स्वामी समर्थ आकर बैठे गए, वो तो उसके सामने बैठ गए। तो उन्होंने तुरंत एक मिट्टी का वगैरह निकाला, उनकी मूर्ति बनाई, और फिर उसकी स्थापना की, और वो गायब हो गए स्वामी समर्थ। जैसे ये काम पूरा हुआ, वो अदृश्य हो गए। और ये घटना 1970 साल की है। तो ज्यादा बरस भी नहीं हुए, 50 बरस हो गए ज्यादा इस प्रकार से। तो स्वामी समर्थ के बारे में ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं। फिर वहां से उस समय से उनके घर में उत्सव होता है स्वामी समर्थ का। हर बरस उत्सव होता है, प्रसाद होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। किन किस पर किस प्रकार से कृपा होगी, ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। ऐसे एक पुस्तक शायद मामा गोखले की भी है, जिसमें शास्त्र अनुक्त औषधियों के कॉम्बिनेशन का संकलन है, विषय इत्यादि का भी प्रयोग आया है। मामा गोखले की, उनकी चिकित्सा प्रदीप इन्होंने पब्लिश की, अ, विष्णु जोगड़ेकर वगैरह लोगों ने। और वो प्रकारों के अनुसार रसशास्त्र की औषधियाँ इस प्रकार की है, काफी अच्छी है इस प्रकार से। लेकिन मालूम नहीं इस प्रकार से। वैसे गंगाधर शास्त्री गुणे की भी अन्य किताबें हैं जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है। आंतरिक संधिपात पर उनकी 2 किताबें हैं, गंगाधर शास्त्री गुणे की इस प्रकार की। औषधि गुणधर्म शास्त्र तो प्रचलन में है, वो 5 खंडों में इस प्रकार का है। और ये आसवारिष्ट भी उसमें शामिल इस प्रकार के है। तो विभिन्न वैद्यों के माझी चिकित्सा और अनुभव अमृत, ये भाग्यवड़कर की किताब है। तो इसमें काफी अनुभव इस प्रकार के है। तो इन सभी के बारे में देखना थोड़ा जरूरी इस प्रकार का होगा। धन्वंतरी नाम का मासिक निकलता है, उसमें काफी इस प्रकार के लेख वगैरह है। और उसके विशेषांक भी रहते थे, जैसे मधुजीवन के विशेषांक खास है। हर बरस में एक विशेषांक निकलता था। बहुत सारे वैद्यों के लेख उसमें होते थे इस प्रकार से। तो ये कुछ कुछ प्रयास इस प्रकार से किए गए हैं, हमें उसके बारे में कम से कम जानकारी होना। और अभी के हिसाब में उसकी अगर पीडीएफ बनती है, वो पीडीएफ करके डाल देते हैं, तो भी अच्छा इस प्रकार का होगा। वातप प्रबलम यद यद एक दोषोल्बणम न तत्कृच्छ्रम। वातक प्रबल या एक के दोषोल्बण वे ज्यादा कृच्छ्र नहीं है। कोलटकर सर्वविशेषांक, ये तो है। माधवाय स्वाहा, ये जो कोलटकर सर के बारे में बताया गया, या पुरुषोत्तम उपनिषद ने पुरुषोत्तम शास्त्री नामल के ऊपर, उनमें ज्यादा प्रयास जो है रमेश नामल जी का ही है। तो उसमें भी काफी लेख इस प्रकार के हैं। और ये अहम है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर के भी ये जो है, लेकिन कोलटकर सर का खुद का लेखन ज्यादा नहीं है। उनके अनुभवों के बारे में कुछ वैद्यों ने लिखा है, ये अलग बात रही। लेकिन उनका खुद का लेखन कुछ नहीं है। मैंने बापू नानल से काफी जिक्र की थी कि आप लिखो। उनके पास तो बहुत बड़ा अनुभव था, लेकिन वो लिख नहीं पाए। उनका कहना था कि मुझे खुद ही लिखना है, और मेरी मेरी उतनी स्फूर्ति नहीं है। मैंने कहा आप डिक्टेट करो, कोई आकर छात्र आकर लिख लेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो अभी ऑडियो भी हो सकता है, उसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन बोले नहीं, अगर कोई आदमी इधर बैठा है तो मेरे मन में कुछ विचार नहीं आते। ये थोड़ा अजीब था। तो खुद लिखने के लिए समय नहीं है, और किसी दूसरे को बताने के लिए मन में विचार आते नहीं है, ये थोड़ा अजीब था, तो नहीं हो पाया। उनके साथ ही उनका अनुभव चला गया।
और उनकी परंपरा में उनके यहाँ कोई नहीं है। नामुल उनकी एक ही बेटी थी, वो भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं इस प्रकार से। तो उनकी ट्रेडिशन, उनके छात्र है काफी, नरेंद्र पेंडसे से लेकर उपेंद्र दीक्षित वगैरह वगैरह बापू नानल के छात्र रहे हैं। उनके जरिए प्रचार प्रसार होता रहेगा उनके विचारों का इस प्रकार से। लेकिन काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कफ पित्त वात पित्त प्रबल आने तो कुछ साध्य है। कफ पित्त वात पित्त प्रबल जो है वो कुछ साध्य इस प्रकार के बताए गए हैं। वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे। तो वातोत्तर कुष्ठ में घृत देना है। तो घृतपान यही चिकित्सा है। बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि हम शोधन के लिए घृतपान शुरू करते हैं और उसी में कुष्ठ काफी कम हो जाता है। 50-60%, 70% भी कम हो जाता है केवल घृतपान से इस प्रकार से। तो वात प्रधान अगर है तो घृतपान ये सबसे अच्छा इस प्रकार का है। वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, और कफ प्रधान कुष्ठ है तो वमन देना है इस प्रकार से। और पक्षात पक्षात छर्दनान्यभ्युपेयात, एक एक 15-15 दिन में वमन देना है इस प्रकार की बात कही गई है। तो ये बहुत कम प्रैक्टिस में है इस प्रकार से। 15-15 दिन के बाद वमन देना इस प्रकार से। पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्त से विरेचन चाक्र, और पित्तोत्तर में रक्त मोक्षण और विरेचन ये प्रधान इस प्रकार का। अब सुश्रुताचार्य ने जो लिखा है कि वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट और शुद्ध रक्त ये वहन करने वाले 175 नाड़ियां है। नाभि प्रभव इस प्रकार की है, सिरा इस प्रकार की है। और उन्हीं के द्वारा दोष जाकर अपना प्राकृतिक कर्म करता है, उन्हीं के द्वारा रोग की निर्मित होती है, उन्हीं के द्वारा रोगी की शांति भी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब दोष शाखाओं से कोष्ठ में आने लगते हैं स्नेहन स्वेदन के जरिए, तो पहले रक्त में आते हैं। क्योंकि स्वाम श्री राम चंचरित रक्तम वगैरह वगैरह इस प्रकार का वर्णन वहां पे है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरू किया कि विरेचन जब देते हैं तो स्निग्धस्तेहम तितक कुर्याद विरेकम वमनम पुनः, 3 दिन स्निग्ध रह के फिर विरेचन देना है। और वमनम पुनः एकाहम, वमन के लिए एक दिन पूरा है काफी है, और फिर वमन देना है। तो ये 3 दिन की जो गैप है, इसमें एक वाग्भट में 2 दिन की भी बात, वाग्भट में ही या नहीं, ये वाग्भट का सूत्र है। सुश्रुत में 2 दिन की गैप बताई गई है। तो इस बीच स्नेहन स्वेदन पूरा हो गया। अब दोष कोष्ठ में आने वाले हैं, तो बीच में वो शाखाओं रक्त में रहते हैं। तो ये रक्त में जो दोष होते हैं वहीं पे अगर रक्त मोक्षण कर लेते हैं स्नेहन स्वेदन पूरा होने के तुरंत बाद इस प्रकार से, तो दोष निकल सकते हैं। खास करके पित्त प्रधान अगर दोष है तो यह अच्छा तरीका है। और फिर 2 दिन के बाद विरेचन देना है इस प्रकार से। तो 3 दिन की गैप है या 2 दिन की कम से कम गैप है, तो इसमें हम जरूर इस प्रकार से कर सकते हैं। कडू खारीक म्हणजे काय? इट वॉज यूज बाय पेशेंट फॉर सोरियासिस। तो मैंने पहली बार सुना कडू खारीक इस प्रकार से। टू मोर इंग्रेडिएंट्स वेर देयर, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, कड़ू खारिक तो मैंने पहली बार सुनी है कि बादाम कड़वे होते हैं। या बाकी कुछ इस प्रकार की चीजें कड़वी होती है, लेकिन कड़ू खारिक ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं था। ठीक है, जानकारी हासिल होती है तो देखो। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि विरेचन जब देते हैं तो स्नेह स्वेदन होने के बाद रक्त मोक्षण कर लेते हैं। वो रंग बदलने तक रक्त मोक्षण करना है। जनरली शुरू में कृष्ण वर्ण इस प्रकार का ज्यादा निकलता है, कभी कभी स्टैन भी निकलता है, कफो प्राधान्य अगर है तो।
और फिर लाल रंग का जब आने लगता है तब रुकना है इस प्रकार से। और फिर 2 दिन के बाद विरेचन करवाना है। तो पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्त से विरेचन चाग्रे। तो ये अग्रे, ये जो बात कही गई है इसका मतलब क्या करेंगे। अग्रे इति सर्परादिषु योज्यम तेन मातत्तरासु प्रथमं कर्तव्यम तदनु वक्ष्यमाणा चिकित्सा कार्य इत्यर्थः। शुरू में इस प्रकार से पित्तोत्तरेषु मोक्षरक्त से विरेचन बाद में, इस प्रकार की भी बात इस प्रकार का भी अर्थ इसमें से निकल सकेगा। चक्रपाणि दत्त ने जो अर्थ किया है वही सही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अग्रे का सभी से संबंध है। लेकिन बाद में शमन चिकित्सा या अन्य चिकित्सा करनी है, ये इसमें से होता है। वमन विरेचन योगा कल्पोक्ता कुष्ठिनां प्रयोक्तव्य प्रच्छन्नम अल्पे कुष्ठे महति च शस्तम शिराव्यतनम। तो कल्पोक्त जो वमन विरेचन योग है वो कुष्ठियों के लिए उसका प्रयोग करना है। अब ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। कहीं कहीं रोगाधिकारण में ही कौन से द्रव्यों से वमन देना है, विरेचन देना है, वगैरह वगैरह बताते हैं। और ये अतिदेश तंत्र युक्ति के द्वारा कल्पोक्त जो है उनका, या सिद्धि स्थान में जो बताए गए हैं उनका प्रयोग करना है, इसी प्रकार से यहाँ भी बता देते हैं। और कल्प और सिद्धि स्थान में इन इन रोगों में ये देना है, इस प्रकार की भी बात बताते हैं। तो कहाँ किसका प्रयोग करना है, ये कैसे समझे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। रसायन के बारे में फणसलकर जी का कहना था कि रोगों में जो रसायन प्रयोग या वाजीकरण प्रयोग आए हैं रोगों के अधिकार में, जैसे त्रिजातादि गुटी है, तावृषाहा, इस प्रकार के पहला एक फल उसका वृक्ष बताई गई है इस प्रकार से, या पिप्पली वगैरह ये पृथक प्रयोग करें तो ये सभी रसायन है इस प्रकार से। तो उस रोग की जीर्णावस्था में जहाँ धातु बल कम है, इसमें कुछ ना फोटो नहीं। तो जिन रोगों में रोगों के अधिकार में ये बताया गया है, उस रोग की जीर्णावस्था हो, धातु बल कम हो, दोष बल बहुत ज्यादा हो, तो बलम ही अलम दोषहरम ये सूत्र प्रवृत्त होता है। जैसे कि बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयं क्रियाक्रम, ये ज्वर के शुरू में बताया गया। और यावल लघुत्वादशानम दद्यान मांसरसेन च, ये बात ज्वर चिकित्सा, जीर्ण ज्वर चिकित्सा में आ जाती है। और वहां बलम ही अलम दोषहरम, बल ही दोषहर करने में समर्थ होता है। और तच्च बलकृत परम, और मांसर से जो है वो बलकृत करने वाला, इस प्रकार का बल करने वाला इस प्रकार का है। तो वहां केवल दोष प्रत्यनिक चिकित्सा से फायदा नहीं होता, वहां रसायन वाजीकरण चिकित्सा चाहिए जो बलवर्धन करने वाली इस प्रकार की है। और फिर वो दोषों को जीत लेते हैं। रसायन वाजीकरण औषधियों का अध्याय में फलश्रुति में काफी रोग आते हैं, च्यवनप्राश में रुद्र रोग वगैरह इस प्रकार के रोग है, वातरक्त है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि इन रोगों में जब रोगों मुक्ति हो जाती है और धातुओं का बल बढ़ाना है तो ये च्यवनप्राश वगैरह का प्रयोग करना। दातार गुरुजी ने भी कामला में बाद में च्यवनप्राश देने के लिए बताया है। रोग मुक्ति के बाद में इस प्रकार से। तो इस तरीके से रसायन के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं कि रोगाधिकार में बताए गए हुए योग और सिद्धि या कल्पस्थान में बताए गए हुए योग, या चिकित्सा स्थान में रसायन चिकित्सा में बताए गए हुए योग, कहाँ पे कैसा प्रयोग करना है इस प्रकार से।
अब ये विरेचन योग, वमन योग वगैरह वगैरह जो है, या तो डायरेक्ट निर्देश है कि कल्पोक्त जो है उनका प्रयोग करो इस प्रकार से। तो सीधी सादी बात है, अतिदेश तंत्र युक्ति से उन्होंने बता दिया है। अनागतापेक्षा तंत्र युक्तों को ध्यान में रखते हुए वहां के द्रव्यों का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी यहाँ अगर कुछ प्रयोग दिए हैं, कुष्ठ चिकित्सा में दिए हैं, तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं, ये बात सही इस प्रकार की रहेगी। और बात यह है कि इस प्रकार के योगों में दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य होता, क्योंकि जो भी वमन विरेचन के योग होंगे वो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करके दोष को अलग कर देंगे और फिर उसको कोष्ठ में लाएंगे, वो बाहर निकल जाएगा। तो शमन के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। वैसे मैंने वचा प्रियंगवादी गण को, जो स्तन्य दृष्टि के लिए आया है, वमन के लिए चरक में सिद्धि स्थान में, तो मैंने सोचा कि ये वमन के लिए आया है तो निश्चित रूप से इसमें दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य है। और इसलिए ब्रेस्ट कैंसर में इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा मैं अभी वचा प्रियंग का जो योग वहाँ पे बताया गया है, उसका प्रयोग करता रहता हूँ हर इस प्रकार के इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा में। तो ये एक दोष दुष्ट समूर्छना भंग करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर कौन सा योग कहाँ पे ज्यादा यौगिक होगा, ये शायद ये वैद्य समझ सकेंगे। एका लेक्चर मध्ये ऐकले होते की फणसळकर सरांच्या प्रॅक्टिस मध्ये असे होते की एक सकाळी पुडी ही नेहमी रसायन चिकित्सा होती, एक पुडी लक्षण संबंधी आणि एक पुडी संप्राप्ती भंग करण्यासाठी असायची। एक दवा वो प्रयोग में लाते थे रसशास्त्र की, चाहे स्वर्ण शिक्षकर हो, चाहे वसंत कुसुमाकर हो, चाहे ताप्यादिलो हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो सुबह एक ही बार देते थे पुड़ी में। और बाकी जो पुड़िया रहती थी दोपहर संध्याकाळ दोपहरी रात्रि इस प्रकार से, वो दोषों के शमन के हिसाब से ज्यादातर वनस्पति औषधियों की होती थी। उसमें कॉम्बिनेशन, पाठा मिश्रण का कॉम्बिनेशन तो रात में होता ही था कम से कम। कभी कभी दोपहर में सूचेकर वगैरह ऐसे भी कुछ प्रयोग करते थे। लेकिन पाठा मिश्रण अनंत था। और उसके साथ में शतावरी, कंटकारी, बला, गुड़ुची, उसे काफी प्रयोग में लाते थे इस प्रकार से। और प्राय करो त्यों रात रात कर्मान्य भेषज, कम से कम 24 घंटे में तुम्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तात्काल भी परिणाम मिलते हैं, लेकिन कम से कम 24 तास, 24 घंटों में तुम्हें राहत मिलनी ही है, ऐसा उनका कहना था। और प्राय प्राय करो त्यों रात रात कर्मान्य भेषजम, इस सूत्र के आधार पर बोलते थे सप्ताह न गुणालभे क्रियामन्याम प्रयोजय। और एक सप्ताह में अगर फल प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरी चिकित्सा करनी है। लेकिन हमारा निदान पक्का है और केवल चिकित्सा बदलनी है, ऐसा उसका अर्थ रहेगा। निदान ही पक्का नहीं है तो निदान भी बदलना पड़ेगा, और फिर निदान के मुताबिक चिकित्सा भी बदलनी पड़ेगी। पूर्वस्याम जात वेगायाम न क्रिया संकरो ही था, ये बताया गया है वहां पे। तो पूर्व जो चिकित्सा है उसका वेग शांत हो जाने पर दूसरी चिकित्सा देनी है, क्रिया संकर हित नहीं है। अब तो ये काफी मुश्किल वाला मामला हो जाता है, क्योंकि एलोपैथी दवाएं यहाँ बरसों तक चलती रहती है। उसका वेग शांत कब होना होगा? हमारी दवाइयाँ हैं तो एक अलग बात रहेगी, लेकिन एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, चाहे बीपी के लिए हो, चाहे डायबिटीज के लिए, चाहे थायराइड के लिए हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए हो, जो भी हो इस प्रकार से, तो उसको एकदम तो बंद नहीं कर सकते हैं। उसका वेग शांत होने पर दूसरा कुछ देना है, ये भी बात पॉसिबल नहीं है इस प्रकार से। तो अभी हम उसके साथ में हमारी दवाइयाँ शुरू करते हैं। जैसे हमारी दवाइयों का रिजल्ट आने लगते हैं तो फिर उसको धीरे धीरे कम करते हैं। अल्टरनेट डे हाफ डोज, ये अभी मैंने
काफी मरीजों में परखा है, और ये अच्छा काम करता है। तो जितनी भी दवाइयां हैं उन सभी का अल्टरनेट डे हाफ डोज करना है। 1 महीने तक ऐसा ही चलाना है। फिर 1 महीने के बाद हाफ डोज पर ही चलाना है 1 महीने के लिए। फिर उसका आधा डोज अल्टरनेट डे, इस प्रकार से करना है। और प्रायः 4 महीने तक दवाइयां छूट जाती है इस प्रकार से। तो पूर्वस्याम जात वेगायाम, उसके बाद में हमारी दवाइयां ज्यादा अच्छी काम करती है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा क्योंकि इनसे तो मास्किंग ऑफ सिम्टम हो जाता है एलोपैथी की दवाइयों से। और पता ही नहीं चलता। डायबिटीज का मरीज, डायबिटीज डिटेक्ट कब हुआ ये पूछेंगे तो नहीं, एक्सीडेंटल फाइंडिंग था, इंश्योरेंस करने के लिए गए तो पता चला कि शुगर लेवल हाई, तो डायबिटीज की गोली शुरू हो गई, लक्षण कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार हाइपरटेंशन भी डिटेक्ट हो गया और उसका उसकी दवा शुरू हो गया, ऐसा लोग बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य तो यहाँ पे है कि हमें शुरू में सिम्टम कुछ हुए थे नहीं हुए थे, ये देखना है। उस सिम्टम के आधार पर हमारा कुछ डायग्नोसिस बनता है नहीं बनता है, ये एक देखना है। इस प्रकार से अगर सिम्टम्स नहीं है तो क्या करना है, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है ये सोचना पड़ेगा, खास करके आजकल की स्थिति में जहाँ एलोपैथी की दवाइयाँ बरसों न बरसों चलती रहती है इस प्रकार से। और हमारा निदान पक्का होना चाहिए, हमारी चिकित्सा पक्की होनी चाहिए, तभी इसके बारे में सोच सकेंगे। फणसलकर का कहना था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और एग्जैक्टली क्या करना है ये समझना चाहिए। ये बहुत मुश्किल मामला है। एग्जैक्टली में बहुत सारे भाव समाविष्ट है, चाहे जो भी संप्राप्ति हुई हो उसके बारे में हो, या चाहे जो भी चिकित्सा करनी है उसके बारे में हो। और हर मरीज में हर समय इस प्रकार से कर पाना, निदान कर पाना, काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी हमारी यशस्विता अगर 70 80 90% होती है तो फिर काफी अच्छा है। कुछ मरीज ऐसे होंगे कि जो समझ में नहीं आएंगे, या फिर हमने जो कुछ सोच की है वो उतनी परफेक्ट नहीं है, ये बात हो सकती है। और ये काफी मुश्किल है। शक्यम ही अस्माभिः अस्मद्विधश्च अन्ये तथा प्रतिविधातुम यथा सिद्धेदैवम् औषधम एकांतेन, आत्रेय अग्निवेश से कहते हैं कि औषध निश्चित रूप से सिद्ध होगा ही, परिणाम मिलेगा ही। इस प्रकार से हमें और हम जैसे दूसरे व्यक्तियों के लिए पॉसिबल है, अग्निवेश के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अग्निवेश की ये कथा तो हमारी क्या कथा, इस प्रकार। तो सभी तरीके से आयुर्वेद को समझ पाना और सही निदान सही चिकित्सा कर पाना, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और ट्रेडिशंस अलग अलग है, अपने अपने ट्रेडिशंस में उनका जो अध्ययन होगा, वैद्यों का जो अध्ययन होगा, उनका जो अनुभव होगा, उसके आधार पर वो ट्रेडिशंस बन जाती है। और छात्र ज्यादातर विचार को नहीं पकड़ते, केवल यह औषधि का प्रयोग किया था, उन सर ने किया था मैं भी करता हूँ। ये ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हम थोड़ी ही बातें सीखें लेकिन कार्यकारण भाव सीखे, उसमें ये क्यों करना है इस प्रकार से सीखे, तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। अब शुरू शुरू में ऐसा होता है, प्रैक्टिस जब नई होती है तो उतने मरीज नहीं रहते हैं, तो आसानी से गुरु से बातें हो सकती है, और क्यों दिया, क्या निदान किया, ये हो सकता है। प्रैक्टिस जब बढ़ जाती है, फुर्सत नहीं मिलती, छात्रों के साथ संवाद नहीं होता इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में ये लिंक टूट जाती है, केवल ये कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात ऐसी है, कोलटकर सर के यहाँ एक तस्वीर थी, बहुतम सचा हुआ इस प्रकार का उस पर लिखा था, वैदिक वाक्य था। तो जब मुझसे पूछा कि ये क्या है इसका मतलब, तो उन्होंने कहा मुझे तुम जैसा बनाओ, इस प्रकार का उसका अर्थ है।
तो गुरु जैसा शिष्य बनने के लिए जितनी मेहनत गुरु ने की है, उतनी या उससे ज्यादा मेहनत शिष्य को करनी है। गुरु ने जितना अध्ययन किया होगा, जितना कंठस्थीकरण किया होगा, जितने मरीज देखे हुए होंगे, उसी सिलसिले को मरीज शिष्य को आगे बढ़ाना है। और ये बात अगर होती है तो शिष्य गुरु जैसा बन जाएगा, नहीं तो ये काफी मुश्किल मामला है, तो उसमें अंतर हो जाएगा इस प्रकार से। और यही ज्यादातर होता रहता है। कोल्हटकर सर का अध्ययन और कोल्हटकर सर के विचार, कोल्हटकर सर के अनुभव, ये अलग है। अब जब हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, हम बम्बई जाते थे साथ में, तो 4 4 घंटे सुबह और शाम मिलते थे उनके साथ वार्तालाप करने के लिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा था। पैसे कितने मिलते हैं वे अलग बात रही, लेकिन कोल्हटकर सर के साथ 4 घंटे वार्तालाप, ये सबसे बड़ा फायदा इस प्रकार का है। आहे कल शेयर किया है, क्या है? ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अच्छा शिष्य बनना बहुत जरूरी है। अच्छा शिष्य बनेगा तो वो अच्छा गुरु बनेगा आगे चलकर। परंपरा चालू रहेगी। अगर अच्छा शिष्य नहीं बन पाया तो गुरु भी अच्छा नहीं बन पाएगा। और परंपरा रुक जाती है। इसलिए कोल्हटकर सर ने एक जिक्र किया था कि एक शेड्यूल बनाए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्रों के लिए, कि मिनिमम कितना कंठस्थीकरण होना चाहिए, मिनिमम कितना अवांतर वाचन होना चाहिए, वगैरह वगैरह, मिनिमम कितना ये समय बिताना है। उनका तो ये कहना था कि शाम का समय स्ट्रिक्टली फॉर क्लिनिक ऐसा ही होना है। शाम को दूसरा कहीं कुछ काम नहीं करना है, केवल क्लिनिक अटेंड करना, यही काम करना है। और ये कंठस्थीकरण के लिए सुबह का समय अच्छा इस प्रकार का है। कोल्हटकर सरांच्या रिप्लाय ही मध्ये काम लिहिले होते. म्हणजे काही कळलं नाही. मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। ओपीडी मध्ये, हाँ हाँ, ओपीडी मध्ये, हाँ। ये मैंने भी रखा था शुरू में, लेकिन फिर भी उस प्रकार के छात्र भी नहीं रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि जो समर्पित है आयुर्वेद के लिए, और मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मेरा पूरा जीवन इसी में व्यतीत करना है, इस प्रकार के सोचने वाले अगर छात्र है तो भी कार्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा इस प्रकार। और ये लगन अगर होती है तो ही अच्छे वैद्य बनेंगे। प्रच्छन्न अल्पे कुष्ठे महती च शस्त्रम सिरावेदनम। अल्प कुष्ठ है तो प्रच्छन्न, और बड़ा कुष्ठ है तो सिरावेद, ये करना है। तो इसको अगले मंगलवार को लेकर आगे बढ़ेंगे। कल का लेक्चर तो होगा योग सूत्र का वाचन जो है वो, फिर गुरुवार से सोमवार तक बंद रहेगा, मंगलवार से फिर से इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।